अलिफ लैला एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी संग्रह है जिसे अरबी नई शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है हजारों रातें। इसमें कई कहानियां होती हैं जो एक साथ बांधी गई होती हैं और इनमें मुख्यतः अलादीन, सिम्बाद और अली बाबा जैसे पारंपरिक किरदार शामिल होते हैं। इन कहानियों में आध्यात्मिकता, जादू और कल्पना का विशेष उपयोग किया जाता है। 90 के दशक में लोगों के बीच अलिफ लैला नाम का सीरियल काफी फेमस हुआ था। अलिफ लैला के किस्से और कहानियां लोगों के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। ये शब्द अरबी भाषा के अल्फ लैला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 1000 रातें। अलिफ लैला अरब देशों की कहानियों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें प्रेम, धोखा, गम, खुशी, सुख दुख और वास्तविकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। अलिफ लैला की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं। इसी में अलिफ लैला, सिंदबाद की कहानियां भी शामिल हैं। एक जमाने में तो इसकी कहानियां बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थीं। ये कहानियां न सिर्फ उनका मनोरंजन करेंगी बल्कि उनका बौद्धिक विकास और तार्किक शक्ति को भी सुदृढ़ करेंगी। सिंदबाद जहाजी की कहानियां तो आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएंगी। नाई की तरफ पीठ करके लंगड़े ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे पिता बगदाद के जाने माने लोगों में से एक थे। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया था कि मैं व्यापार भी अच्छे से करता था। एक दिन पिता ने बीमारी की वजह से सारी धन दौलत मेरे नाम कर दी और चल बसे। एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था और तभी सामने से कुछ स्त्रियां मुझे आती दिखाई दीं। मुझे स्त्रियों से शर्म आती थी, इसलिए मैं पास की गली में जाकर एक घर के किनारे में छुप गया। मैंने जैसे ही उस मकान की खिड़की से अंदर झांका तो मुझे एक सुंदर लड़की दिखाई दी जो पौधों को पानी दे रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देखते ही रह गया। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और थोड़ी देर बाद खिड़की बंद करके वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं इतना दुखी हुआ कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस मकान में एक काजी को जाते देखा। मुझे लगा कि वो उस लड़की का ही पिता होगा। इसी सोच के साथ मैं घर लौट गया। 2-4 दिनों तक उस लड़की को न देख पाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती गई। मेरे दिमाग में वो लड़की थी जिसे मैंने देखा था। मेरी हालत देखकर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने कई हकीम बुलवाए, लेकिन किसी की भी दवा का असर न हुआ और मेरी तबीयत और बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन एक बूढ़ी महिला मुझे देखने के लिए आई। उसने भी कुछ देर तक मुझे अच्छे से देखा, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उस बूढ़ी महिला ने मेरे कमरे में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने ध्यान से तुम्हें देखा है। तुम्हें किसी तरह का रोग नहीं है। शायद तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है और तुम अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे हो। तुम अब जल्दी से अपने मन में चल रही बात बता दो। ऐसा करने से सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उस बूढ़ी महिला की जिद के आगे मेरी एक न चली। मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि एक बार उसकी झलक देख लूं तो शायद कुछ ठीक लगे। फिर मैंने उस जगह के बारे में बताया जहां मैंने उस लड़की को देखा था। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा कि मैं समझ गई हूं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। उस लड़की जैसा पूरे बगदाद में कोई नहीं है, लेकिन उसका पिता अजीब है। वो अपनी बेटियों को घर में ही बंद रखता है और घर से बाहर निकलने पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधवा देता है ताकि वे किसी लड़के को देख न सकें। बुढ़िया की बातें सुनकर मैं दुखी हो गया। फिर उसने कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुम अपनी कोशिश जारी रखना। इतना कहकर वो वहां से चली गई और कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया दोबारा आई और उसने कहा कि मैंने उस लड़की से बात की, वो भी अपने पिता जैसी ही है। जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो मुझ पर चिल्लाई और मुझे वहां से भगा दिया। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, मेरी तबीयत वैसे वैसे खराब हो रही थी। एक दिन बूढ़ी महिला दोबारा आई
लेकिन मेरे आसपास कई सारे लोग थे। सबको देखकर उसने मेरे कान में कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यह सुनते ही मेरे अंदर नई जान आ गई और मैंने सबको कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा और बूढ़ी महिला से बात की। तब उन्होंने बताया कि वो लड़की से मिलने गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि वो लड़का बहुत बीमार है, लेकिन तुम इतनी कठोर हो कि उससे मिलने को तैयार नहीं हो। ऐसे तो वो मर जाएगा। फिर उसने कहा कि मैं उसे जानती भी नहीं हूं, उससे कैसे मिलने चली जाऊं। तब मैंने बताया कि वो तुम्हारे घर के किनारे खड़ा था और खिड़की से तुम्हें देखा था। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं उससे मिल लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत करना। उसने शुक्रवार को तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसे इनाम के रूप में कुछ मुद्राएं दी। फिर मैं अच्छे से नहा धोकर तैयार हुआ और अपने करीबी लोगों से मिलने गया। लड़की के पास जाने से पहले मैंने बाल बनवाने के लिए घर में ही नाई को बुलवा लिया। उसने मुझे कहा कि आज का दिन बाल कटवाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपके ग्रह कह रहे हैं कि आज आपको बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है, लेकिन आप अगर मुझे अपने साथ रखोगे तो सब ठीक होगा। ऐसी ही वो न जाने कितनी फालतू बातें करने लगा। तब मैंने उसे कहा कि तुम बहुत बोलते हो, चुपचाप से अपना काम करो। उसके बाद नाई ने कहा कि मेरे 6 भाई हैं, एक बकबक, दूसरा बकबारह, तीसरा बूबक, चौथा अलकूज, पांचवा अलनस्चर, छठा शाहकुबक और मैं सबसे छोटा भाई हूं जो सबसे कम बोलता हूं। उसकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गया और उसे पैसे देकर घर से जाने के लिए कहा। यह बात सुनकर वो गुस्सा हो गया। उसने बताया कि मेरे पिता ने उसके काम से खुश होकर इतने पैसे दिए थे कि उसकी पूरी जिंदगी भर की जरूरत पूरी हो गई थी। वो उसकी काबिलियत को समझते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं। ऐसी ही वो न जाने कितनी बातें कहने लगा। इससे परेशान होकर मैं चुपचाप बैठ गया। मुझे चुप देखकर उसने मेरे बाल काटने शुरू कर दिए। सिर के एक हिस्से के बाल की छटनी करने के बाद उसने कहा कि आपको कहां जाना है। मैंने सोचा अगर इसे जवाब न दिया तो मेरे बाल नहीं काटेगा। मैंने यूं ही कह दिया कि दोस्त के घर दावत पर जाना है। मेरी इस बात को सुनते ही उसने कहा कि फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने उसे मना कर दिया। तब उसने मेरे पिता का जिक्र करते हुए कहा कि आपके पिता तो मुझे कितनी दावतें देते थे और आप हैं कि एक दावत में नहीं ले जा सकते। तब मैंने अपनी रसोई में काम करने वाले लोगों को बुलाया और कहा कि आज इनके घर सारा खाना पहुंचा देना। इतने में वो नाई बोला कि कम से कम 80 लोगों का खाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, सब मिल जाएगा। यह सुनने के बाद उसने कुछ ही देर में मेरे बाल और दाढ़ी की अच्छे से छटाई कर दी। फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए और जाने के लिए कहा। वो धन्यवाद कहकर चला गया। तब मैंने भी मुंह धोया और उस लड़की से मिलने के लिए निकल गया। मैं जैसे ही उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो नाई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तभी मेरे सामने वो बूढ़ी महिला आई और मुझे लड़की के घर लेकर चली गई। मैंने काफी देर तक उस लड़की से बात की। कुछ देर बाद 2 आदमियों की आवाज आने लगी। जैसे ही हमने खिड़की से देखा तो लड़की के पिता आ रहे थे। लड़की डर गई और उसने जल्दी से मुझे एक संदूक में छुपा दिया। तभी उसके पिता घर के अंदर आए और नाई बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। काजी ने घर के अंदर आते ही अपने घर के एक सेवक को खूब डांटा और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। बाहर खड़े नाई को लगा कि लड़की के पिता ने मुझे पकड़ लिया है। इतने में उसने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसने सभी लोगों से कहा कि ये काजी मेरे मालिक को मार रहा है। घर के अंदर से आवाजें आ ही रही थीं, जिसकी वजह से नाई की बातों को सबने सच मान लिया। सब लोग काजी के घर के दरवाजे के बाहर जमा हो गए और दरवाजा पीटने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सब लोग अंदर घुस गए। काजी ने कहा, तुम लोगों को क्या हो गया है, इस तरह से अंदर आ गए? लोगों ने कहा कि तुम इस नाई के मालिक को मार रहे हो। उसने हैरान होकर कहा कि मैंने किसी के मालिक को नहीं मारा। मैं भी अंदर डर रहा था कि इस नाई की वजह से जरूर पकड़ा जाऊंगा। तभी नाई ने कहा कि ये काजी झूठ बोल रहा है। इसकी बेटी ने मेरे मालिक को मिलने के लिए बुलाया था।
वो यहां आया था और तभी ये घर वापस आ गया। इसने उसे देखा और मारने लग गया। इस बात को सुनकर काजी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मालिक यहां नहीं आया है, तुम घर के अंदर जाकर देख सकते हो। यह सुनकर नाई और अन्य सभी लोग घर में इधर उधर मुझे ढूंढने लग गए। तभी नाई की नजर उस संदूक पर पड़ी जिसके अंदर मैं था। उसने उस संदूक के ढक्कन को हल्का सा खोला और मुझे देख लिया। मुझे देखते ही वो नाई उस संदूक को अपने सिर पर लेकर भागने लगा। सब लोग हैरान थे, इसलिए चुपचाप देखते रहे। जैसे ही नाई काजी के घर से कुछ दूर गया तो संदूक गिर गया और उसका ढक्कन खुलने की वजह से मैं उससे बाहर निकल गया। मैं डर कर जल्दी से उठा और अपना मुंह छुपाते हुए भागने लगा। मेरे पीछे पीछे नाई भी भाग रहा था और उसके पीछे वो लोग दौड़ रहे थे जिन्हें लेकर वो काजी के घर पहुंचा था। तभी मैंने तेजी में नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई और उसी समय मेरा पैर फिसल गया, जिसके कारण मेरी एक टांग टूट गई। टूटा पांव लेकर मैं किसी तरह भागा और पीछे लोगों की तरफ कुछ मुद्राएं फेंक दी ताकि वो उसे उठाने के चक्कर में न दौड़े। सब पैसे देखकर उसे बटोरने लग गए और मैं लंगड़ाते हुए काफी दूर पहुंच गया, लेकिन वो नाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी नाई मेरे पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने आपको बचा लिया, वरना आपकी मौत तय थी। लंगड़े आदमी ने लोगों को कहानी सुनाते हुए कहा कि मेरी ऐसी हालत करने के बाद भी यह नाई अपनी तारीफ कर रहा था। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसे मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और पास के ही अपने एक दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त मेरी टूटी टांग के बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी ये नाई भी वहां पहुंच गया। तब मैंने अपने दोस्त को उसे डांट कर वहां से भगाने के लिए कहा। मेरे दोस्त ने ठीक ऐसा ही किया। फिर मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए कुछ दिनों तक अपने दोस्त के घर में ही रहा। किसी तरह पैसों का इंतजाम करके पैर के दर्द को ठीक करवाया, लेकिन हड्डी टूटने के कारण मेरा पैर ठीक नहीं हो पाया और वो टूटा का टूटा ही रह गया। उसके बाद मैंने बगदाद को छोड़ दिया और यहां आकर अपना घर बसा लिया, लेकिन यह नाई मुझे इधर भी मिल गया। अपनी कहानी खत्म करके लंगड़े ने दावत में आए सभी लोगों से कहा कि बताओ, इस नाई की वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। अब मैं इस नाई को देखकर गुस्सा न करूं तो क्या करूं। इसकी वजह से मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे दूर हो गया। इसकी वजह से मुझे शहर छोड़ना पड़ा, इतनी बदनामी सहनी पड़ी और जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। इतनी कहानी सुनाकर लंगड़ा व्यक्ति सब लोगों के सामने से चला गया। उसकी कहानी सुनकर सब लोग वहां मौजूद नाई से पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम काफी खतरनाक और मूर्ख आदमी हो, तुम्हें अपनी करने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तब नाई ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर उस दिन मैं नहीं होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने मुझे कहा कि मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन मैं अपने भाइयों में से सबसे कम बोलता हूं। अब मैं अपनी और अपने भाइयों की कहानी सुनाता हूं। उस नाई ने क्या कहानी सुनाई, जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग सुने। अपने दूसरे भाई की कहानी सुनाने के बाद नाई ने अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाई। नाई कहता है, मेरे तीसरे भाई का नाम था बूबक। वह अंधा था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मेरा भाई बूबक रोज अपनी लाठी लिए अकेला ही भीख मांगने जाता था और किसी दानी के घर का दरवाजा खटखटाकर चुपचाप खड़ा हो जाता था। उसे जो भी भीख में मिलता उसे चुपचाप लेकर आगे निकल जाता था। यह उसका रोज का नियम था। एक दिन की बात है, बूबक ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर में केवल घर का मालिक ही था। मालिक ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है बाहर। मेरा भाई कुछ न बोला और उसने फिर से दरवाजे को खटखटाया। अंदर से फिर आवाज आई, कौन है बाहर। मेरा भाई इस बार भी कुछ न बोला और दरवाजा खटखटाने लगा। इस बार घर के मालिक ने दरवाजा खोल दिया और बोला, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। बूबक ने कहा, मैं एक भिखारी हूं और मुझे भीख चाहिए। उस घर के मालिक ने पूछा कि क्या तुम अंधे हो। इस पर बूबक ने कहा, हां। फिर घर के मालिक ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। बूबक को लगा कि उसे कोई भीख मिलेगी, इसलिए उसने अपना हाथ फैला दिया, पर कुछ देने के बजाय
घर का मालिक उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ी से ऊपर ले गया। फिर उसने मेरे भाई से पूछा कि तुम केवल भीख लेते हो या कुछ देते भी हो? उसने कहा कि मैं अंधा आदमी भला क्या दूंगा, मैं सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूं। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आए और तुम देख सको। इस पर मेरे भाई बूबक ने उससे कहा कि तुम यह बात पहले ही बता सकते थे, इसके लिए मुझे ऊपर क्यों लाए? घर के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हें 2 बार आवाज दी थी, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले। मुझे भी तुम्हारे चक्कर में बेकार में सीढ़ी उतरनी और चढ़नी पड़ी। इस पर मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि सामने ही सीढ़ी है, तुम खुद ही उतर जाओ। मेरा मजबूर भाई अपनी लाठी की मदद से सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। उसके सिर और पीठ में चोट लगी, जिसकी वजह से वह तिलमिला गया और घर के मालिक को बुरा भला कहते हुए आगे भीख मांगने के लिए चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे अपने 2 अंधे भिखारी साथी दिखाई दिए। उन लोगों ने बूबक से पूछा कि आज तुम्हें क्या भीख मिली? इस पर मेरे भाई ने उन्हें अपना किस्सा सुनाया कि कैसे उसके चोट लगी। फिर मेरे भाई ने कहा कि आज मुझे भीख में कुछ नहीं मिला। फिर तीनों अपने घर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जिस व्यक्ति की वजह से मेरे भाई को चोट लगी थी वह एक ठग था। वो ठग मेरे भाई और उसके साथियों का पीछा करते करते उनके घर में जा घुसा। घर पहुंचकर बूबक ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अपने एक अंधे साथी से कहा कि बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ, लेकिन आओ उससे पहले हम लोग अपना हिसाब किताब कर लें। बूबक ने कहा कि पहले दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई बाहरी इंसान घर में आ जाए। घर में पहले से ही मौजूद वह ठग उन तीनों अंधों की कमाई जानना चाहता था, इसलिए वह छत से लटक रही एक रस्सी को पकड़कर लटका रहा। तीनों अंधों ने अपनी अपनी लाठियों को चारों ओर घुमाकर पूरे घर को टटोला और फिर दरवाजा बंद कर लिया। वह ठग ऊंचा लटका हुआ था, इसलिए वह पकड़ में न आया। इसके बाद मेरे भाई बूबक ने अपने साथियों से कहा कि तुम दोनों ने मुझ पर भरोसा करके जो अपने पैसे मुझे रखने दिए थे उन्हें अब वापस ले लो, मैं अब इन्हें अपने पास नहीं रख सकता हूं। इतना कहकर मेरा भाई बूबक एक पुरानी चादर को उठाकर लाया जिसमें 42,000 चांदी के सिक्के सिले हुए थे। बूबक के दोस्तों ने कहा कि इन्हें तुम अपने पास ही रखो, हमें तुम पर बहुत भरोसा है। इसके बाद बूबक ने उस पुरानी चादर को संभाल कर रख दिया। इसके बाद बूबक ने अपने जेब से पैसे निकाले और साथियों से कहा कि बाजार से कुछ खाने को ले आओ। इस पर एक साथी ने कहा कि कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आज मुझे एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन मिला है। इसके बाद तीनों भोजन करने लगे। यह सब देख उस ठग से रहा गया और वो चुपके से मेरे भाई के पास बैठ गया और चुपके से खाना खाने लगा। अन्य व्यक्ति के भोजन चबाने की आवाज सुनकर मेरा भाई चौंक गया और उसने झट से उस ठग का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा और उस ठग को मारने लगा। मेरे भाई के चिल्लाने पर उसके दोस्तों ने भी ठग को मारना शुरू किया। खुद को बचाते हुए वो ठग भी अंधों को मारने लगा। साथ ही वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, ये चोर मुझे मार डालेंगे। उन लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और उनसे चीख पुकार की वजह पूछी। इस पर मेरे भाई बूबक ने लोगों से कहा कि मैंने जिस आदमी को पकड़ रखा है वह एक ठग है, यह हमारे पैसे चुराने आया है। ठग ने जब लोगों को देखा तो अपनी आंखें बंद कर लीं और अंधा होने का नाटक करने लगा। उस चोर ने कहा, भाइयों, यह अंधा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। सच बात यह है कि हम चारों ही अंधे हैं और यह रुपया हम सभी ने भीख मांगकर जमा किया है, लेकिन इन तीनों की नीयत खराब हो गई है और ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं और साथ ही मुझे मार भी रहे हैं। अब आप ही लोग इंसाफ करें। इस मामले को इतना उलझा हुआ देखकर लोग उन सभी को कोतवाल के पास ले गए। वहां अंधा होने का नाटक कर रहे ठग ने कहा, मालिक, हम चारों ही गुनहगार हैं, लेकिन हम में से कोई भी अपना अपराध नहीं मानेगा। अगर हम सभी लोगों को एक एक करके पीटा जाए तो हम अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। सबसे पहले आप मुझसे शुरुआत करें।
इस पर मेरे भाई बूबक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोतवाल ने उसे डांट कर चुप करा दिया। इसके बाद उस चोर की पिटाई होने लगी। 20-30 कोड़े खाने के बाद उस चोर ने अपनी दोनों आंखें खोल दी और चिल्लाकर कहा, सरकार अब मत मारिए, मैं सब सच सच बताता हूं। कोतवाल ने उसकी पिटाई रुकवा दी। चोर बोला, सरकार सच्चाई तो यह है कि मैं और मेरे ये तीनों साथी अंधे हैं ही नहीं, हम तो अंधे होने का नाटक करते हैं और भीख मांगने के बहाने लोगों के घर में घुसकर चोरी करते हैं। ऐसे चोरी करके ही हमने 42,000 रुपये इकट्ठा किए। आज जब मैं इन लोगों से अपना हिस्सा मांगने लगा तो इन लोगों ने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए और मुझे मारने लगे। ठग ने आगे कहा कि सरकार अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो इन लोगों को भी मेरी तरह पिटवाइए, मार पड़ते ही ये अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। मेरे भाई और उसके दोनों साथियों ने ठग की सच्चाई बताना चाहिए, लेकिन कोतवाल ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। कोतवाल ने कहा कि तुम चारों ही अपराधी हो। मेरे भाई ने कोतवाल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोतवाल नहीं माना। इसके बाद तीनों अंधों को मार पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उस ठग ने चिल्लाते हुए उन तीनों अंधों से कहा कि दोस्तों, तुम क्यों बेकार में अपनी जान दे रहे हो? मेरी तरह तुम भी अपनी आंखें खोल दो और अपना अपराध मान लो। लेकिन वे तीनों बेचारे अंधे कहां अपनी आंख खोल पाते। वे मार खाते रहे और चिल्लाते रहे। इसके बाद उस ठग ने कोतवाल से कहा कि सरकार ये तीनों बड़े पक्के चोर हैं, ये मार खाते खाते मर जाएंगे लेकिन अपना अपराध कबूल नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इन तीनों को इनके अपराध का दंड मिल चुका है। अच्छा होगा कि हम चारों को काजी के सामने खड़ा किया जाए, वह जो फैसला करेंगे वही ठीक होगा। काजी के सामने पहुंचते ही उस ठग ने कहा कि हम चारों ने वह धन चोरी से इकट्ठा किया है, अगर आपका आदेश हो तो वह पैसा आपके सामने ले आऊं। काजी ने अपने एक सेवन को उस ठग के साथ पैसा लाने के लिए भेज दिया। वो ठग पैसों वाली उस पुरानी चादर को लेकर आ गया। काजी ने उस पैसे में से 1/4 हिस्सा उस ठग को दे दिया। पैसा पाकर वह वहां से चला गया। काजी ने बाकी बचे पैसे अपने पास रख लिए और मेरे भाई के साथ उसके दोनों साथियों को खूब पिटवाकर देश से निकलवा दिया। इतना कहकर नाई ने खलीफा से कहा कि जब मुझे यह बात पता चली तो मैं बूबक को खोजकर अपने घर ले आया। इसके बाद कई गवाहों को इकट्ठा कर मैंने उसे बेकसूर साबित करवाया। इसके बाद काजी ने उस ठग को बुलवाकर उसे दंड दिया और दिया हुआ पैसा वापस ले लिया। लेकिन उस काजी ने वह रकम तीनों अंधों को नहीं दी। खलीफा नाई की यह बात सुनकर जोर से हंसा। इसके बाद नाई ने अपने चौथे भाई की कहानी शुरू की। अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाने के बाद नाई ने अपने चौथे भाई की कहानी सुनाई। नाई का चौथा भाई था अलकूज, जिसकी एक आंख नहीं थी। उसकी एक आंख न होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। नाई ने बताया कि उसका भाई एक कसाई था। उसे भेद्द बकरियों को परखने की अच्छी जानकारी थी। इसके साथ वह भेद्दों को लड्ढाया भी करता था। उसे भेद्दों बकरियों की कई किस्मों के बारे में भी खूब जानकारी थी। नगर के कई बद्ध लोग उसकी भेद्दों की लड्ढाई देखने आते थे। अलकूज भेद्द बकरियों का मांस भी बेचता था। इस तरह वह नगर में काफी प्रसिद्ध था। एक बार एक बूढ़ा आदमी अलकूज के पास आया और उससे 4 से 5 किलो मांस लेकर चला गया और बदले में उसे चांदी के नए चमचमाते सिक्के दे गया। चांदी के चमकते सिक्के देखकर अलकूज खुश हो गया और उसने उन्हें अपने संदूक में अलग रख दिया। फिर 5 महीने तक रोज इसी तरह वह बुजुर्ग आदमी अलकूज के पास आता रहा और उसे मांस के बदले चांदी के सिक्के देता रहा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक दिन जब अलकूज ने अपना संदूक खोलकर देखा तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वो चांदी के सिक्के कागज के टुकड़ों में बदल चुके थे। अलकूज यह देखकर बहुत दुखी हुआ और रोने चिल्लाने लगा। उसने रो रो कर सारे नगर को इकट्ठा कर लिया था। लोगों ने जब अलकूज की आवाज सुनी तो सभी उसके पास जमा हो गए। अलकूज ने नगरवासियों को अपनी कहानी सुनाई। अलकूज आखिर क्या करता, बस रोता रहा और मन ही मन उस बुजुर्ग आदमी को कोसता रहा। उसके मन में आता रहा कि अगर वह बुजुर्ग आदमी उसे मिल जाए तो वह उसकी अच्छे से खबर ले।
अलकूज अपने गुस्से को मन ही मन बढ़ा रहा था कि तभी गली में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अलकूज ने तुरंत उसे पकड़ लिया और फिर जोर जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। अलकूज ने सभी को उस लालची और धोखेबाज बूढ़े की हरकत के बारे में बता दिया। मेरे भाई के इस तेवर और उसके द्वारा सुनाई गई कहानी के बीच वह धोखेबाज बूढ़ा कूद पड़ा और बोला, अच्छा होगा कि तुमने जो मेरा अपमान किया है और मुझे जो बुरा भला सुनाया है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांग लो। तुमने जो मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया है उसे वापस ले लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा ऐसा अपमान कराऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति इतना कहकर भी चुप नहीं हुआ। उसने गुस्साते हुए मेरे भाई को कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो लोगों को भेद का मांस कहकर खिलाते हो उसकी सच्चाई का लोगों को पता चले। तभी मेरा भाई क्रोधित होकर बोला, यह क्या अजीब बकवास की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मैंने कभी किसी का बुरा और कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, तो मुझे कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही बूढ़ा भड़क गया और मेरे भाई से कहने लगा, तू अगर नहीं मान रहा तो ले करा ले अपनी बेइज्जती। सुनो भाई लोग, यह कसाई आप सभी को भेद बकरी का नहीं बल्कि अब तक इंसान का मांस बेचता आया है। इतना सुनते ही मेरा भाई अलकूज चिल्ला पढ़ा और बोला, अरे पापी, तू बुढ़ापे में भी झूठी बातें करने से बाज नहीं आ रहा? क्यों इस तरह की अफवाह फैला रहा है? क्यों इतना झूठ बोल रहा है? वह बूढ़ा अब भी बाज न आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो सच बोल रहा हूं। अभी भी तुम्हारे दुकान में एक बिना सिर वाली आदमी की लाश पड़ी है। अगर किसी को सच जानना है तो वो वहां जाकर देख सकता है। भाइयों, आप लोग इसकी दुकान में जाकर देखो और बताओ, यह झूठ बोल रहा है या मैं? अलकूज ने भी बिना डरे तिलमिलाते हुए कहा कि जो मेरी दुकान में आना चाहता है आ जाए और मेरी दुकान के अंदर आकर देख ले। दोनों के इस कहासुनी के बाद सभी ने तय किया कि वे लोग उस बूढ़े के साथ मेरे भाई की दुकान पर जाएंगे। अगर बूढ़े की बात झूठ निकली तो जितना रुपया उस पर बनता है उससे दोगुना उससे वसूल करेंगे। जब सभी दुकान के अंदर गए और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुकान के अंदर सच में भेड़ बकरी के मीट के बजाय एक इंसान का मीट टंगा था। असल में सच्चाई तो यह थी कि वह बूढ़ा एक जादूगर था जो जादू से आंखों के सामने भ्रम पैदा करने में माहिर था। उसने यही भ्रम अलकूज के सामने भी पैदा किया। 5 महीनों तक उसे कागज के गोल टुकड़े देता रहा है, लेकिन मेरे भाई के आंखों के सामने वो टुकड़े चमकदार चांदी के सिक्के की तरह दिखते रहे। उसके बाद उसने अब लोगों के आंखों के सामने भ्रम पैदा कर दिया। दुकान के अंदर मरे हुए भेद को मरा हुआ इंसान दिखा दिया। वह बूढ़ा जानता था कि मेरे भाई ने कुछ देर पहले ही एक भेद मारी है। उसने उसी को लोगों के सामने एक इंसान की तरह दिखा दिया। वहां मौजूद लोग नहीं जानते थे कि वह बूढ़ा एक जादूगर है और उसने न सिर्फ मेरे भाई के साथ बल्कि सभी के साथ धोखा किया है। लोगों ने जब दुकान में इंसान का मृत शरीर देखा तो वो सभी आग बबूला हो उठे और मेरे भाई को सभी ने गुस्से में आकर जमकर मारा। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे नीच पापी कहा। उसे इतना मारा गया कि उसकी एक आंख ही फूट गई। यही वजह थी कि मेरा भाई अलकूज एक आंख वाला था। मेरे भाई को जब सभी लोग मार रहे थे तो उसमें वह बूढ़ा भी शामिल हो गया था। उसने मेरे भाई को सिर्फ मार पीट कर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने इस बात को काजी तक पहुंचाया। वह बदमाश बूढ़ा लोगों के साथ और उस लाश के साथ काजी के यहां पहुंच गया। काजी के यहां जाते ही उस बूढ़े ने एक बार फिर से अपने जादू का प्रयोग किया। उसके जादू के कारण ही अन्य लोगों की तरह ही काजी को भी वह भेड़ की लाश एक इंसान के मृत शरीर की तरह दिखाई दी। काजी भी इस बात से काफी नाराज हुआ और उसने मेरे भाई की एक न सुनी। मेरा भाई काजी से रहम की दुआ करता रहा, रो रो कर दया दिखाने और उसकी बात पर यकीन करने के लिए कहता रहा, लेकिन काजी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे 500 कोड़े मारने और ऊंट पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाने के बाद उसे नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। काजी का कहा पूरा किया गया और अलकूज को नगर से बाहर निकाल दिया गया। मेरा भाई
जिस वक्त इस मुश्किल समय से गुजर रहा था उस वक्त मैं बगदाद शहर में था। मेरा भाई नगर से निकाले जाने के बाद किसी अनजान जगह पर छिपा रहा। जब कुछ दिन बीत गए और उसके शरीर में चलने फिरने की ताकत आई, तब वह वहां से निकला और सबकी नजरों से दूर छिपता हुआ एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। इसी तरह उसने भूखे प्यासे कुछ दिन बिताए। कभी कुछ काम मिलता तो कुछ खाने को भी नसीब हो जाता। जब कुछ न होता तब वह भीख मांग कर अपना गुजारा करता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन जब वह सड्डी डिशक से गुजर रहा था, तब उसे कुछ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने मुद्दा कर देखा तो पाया कि कुछ घुद्दा सवार उसका पीछा कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। मेरा भाई डरकर एक बड्ढे मकान में घुसने लगा। तभी मेरे भाई को दो लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि हम 3 दिन से यहां तुम्हारी ही खोज में थे। अच्छा हुआ तुम खुद हमारे हाथ लग गए। यह सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। उसने कहा, तुम लोग क्या कह रहे हो और तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। लगता है तुम लोगों को कोई धोखा हुआ है। आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? उन लोगों ने तेज आवाज में कहा, हमें कोई धोखा नहीं हुआ। तुम वही चोर आदमी हो जिसने हमारे मालिक का सारा धन लूटकर उसे कंगाल बना दिया, और जब इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब तुम उन्हें मारना चाहते हो। तुम हमारे मालिक की जान लेने के लिए ही यहां आए हो। तुम कल रात भी इसी वजह से यहां आए थे, और जब तुम्हें पकड़ने के लिए हम सब तुम्हारे पीछे दौड़े तो हमने तुम्हारे हाथ में चाकू भी देखा था। बता, वो चाकू अभी भी तेरे पास है ना? यह कहते ही दोनों ने मेरे भाई की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन यह शायद मेरे भाई का ही दुर्भाग्य था कि उसके कपड़ों में वह चाकू मिल गया जिससे वह जानवरों को काटता था। उन दोनों ने मेरे भाई के पास चाकू देखकर कहा, अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि तू हमारे मालिक को मारने के लिए ही आया था। मेरा भाई रोते हुए बोला, यह कैसा न्याय हुआ भाई कि अगर कोई चाकू रखे तो वह हत्यारा या चोर हो जाता है। तुम लोग एक बार मेरी कहानी सुनो। मैं पहले से ही दुखों का मारा हुआ हूं। मेरी आप बीती सुनोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठा नहीं हूं। यह कहते हुए मेरे भाई अलकूज ने अपनी दुख भरी कहानी उन दोनों को सुनाई। अलकूज की दुख भरी कहानी खत्म हुई, लेकिन उन लोगों पर अलकूज की दुखद दास्तां का भी कोई असर न हुआ और वो लोग उसे पीटने लगे। उन्होंने उसे बहुत मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर पर पड़े चोट के निशानों को देखते हुए बोले, तू पुराना पापी है और लगता है तूने बहुत अपराध किए हैं, इसलिए पहले भी मार खा चुका है। ऐसा कहते हुए उन दोनों ने मेरे भाई को बहुत मारा। मेरा भाई चिल्लाता रहा, रोता हुआ भगवान से अपने भाग्य को लेकर तोहमतें देता रहा और भगवान को कोसते हुए पूछने लगा, आखिर मेरा क्या कसूर है जो मुझे बिना अपराध के पहले भी सजा मिली और अब फिर बिना किसी अपराध के ये दंड मिल रहा है। मेरा भाई अलकूज रोता बिलखता रहा, लेकिन उन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उन लोगों का इससे भी मन नहीं भरा और वो अलकूज को खींचकर काजी के यहां ले गए। उन दोनों ने अलकूज की छुरी दिखाते हुए उसके चोर और अपराधी होने का दावा किया। अब मेरा भाई काजी को बड्ढे ही अरमान से देख रहा था और उनसे कहने लगा, मालिक, मेरी फरियाद भी सुनिए। आप मेरी बातों को सुनकर समझ पाएंगे कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है और मैं कितना बद्दा भागा हूं। इससे पहले कि काजी कुछ कहते, उन दोनों आदमियों ने काजी को कहा कि वो अलकूज की झूठी कहानी न सुने। अगर वो इसका सच और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके कपड़ों को हटाकर देखें और इसके शरीर पर चोटों के निशान को देखें। यह पुराना अपराधी है जिसे हमेशा सजा मिलती रही है। काजी ने मेरे भाई को अनसुना करते हुए उन दोनों की बात को सुना और उसके कपड़े उतरवाकर देखे। अलकूज के पुराने घाव देख काजी को अंदाजा लग गया कि मेरा भाई सच में कोई चोर बदमाश है। काजी ने आदेश दिया कि अलकूज को 100 कोड़े मारे जाएं और ऊंट पर बैठाकर पूरे नगर में इसे घुमाया जाए। साथ ही इसकी कहानी सभी को सुनाई जाए और फिर इसे शहर से बाहर कर दिया जाए। अपने भाई की इतनी कहानी सुनने के बाद नाई ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मेरे भाई की इस हालत के बारे में जानकारी दी। यह सुनते ही मैं वहां गया
और अपने भाई को खोजकर उसे घर ले आया। नाई की यह कहानी सुनकर खलीफा को बहुत मजा आया और उसने नाई को इनाम देकर विदा करने को कहा। लेकिन नाई ने कहा, मेरे मालिक, मेरे सरकार, अभी तो मेरे 2 भाइयों की कहानी भी बाकी है। इतना कहने के बाद नाई ने अपने 5वें भाई की कहानी शुरू की। नाई ने चौथे भाई की कहानी सुनाने के बाद अपने 5वें भाई की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि उसके 5वें भाई का नाम अलनस्चर था और वह बेहद आलसी और निठल्ला था। वो इतना बेशर्म और निकम्मा था कि हर रोज अपने किसी न किसी मित्र के पास जाकर उससे पैसे मांग लेता और खा पी कर पड़ीडिढ़ा रहता था। नाई ने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसने जाने से पहले हम 7 भाइयों के लिए 3150 रुपए छोड़े थे। हमने इन रुपयों को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। इन रुपयों को पाकर मेरे भाई अलनसचर ने कुछ व्यापार करने की सोची थी। उसने अपने हिस्से के 450 रुपए से कांच के बर्तन खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए सड्डी डेचक किनारे बैठ गया। उसके पास एक दर्जी की दुकान थी, जिसके दुकानदार से उसकी कुछ ही दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर नाई ने बताया कि मेरा भाई जितना बद्धा निकम्मा था, उतना ही बद्धा ख्याली पुलाव बनाने वाला मूर्ख भी था। एक दिन मेरा भाई अपने दर्जी दोस्त से कहने लगा, मैं इन 450 के बर्तनों को 900 रुपये में बेचूंगा और उसके बाद इन रुपयों से और बर्तन लूंगा और उन्हें 1800 में बेचूंगा। फिर इसी तरह मैं आगे भी करता रहूंगा और फिर मेरे पास 30,000 रुपये हो जाएंगे। आगे अलनसचर ने कहा कि फिर इन 30,000 रुपयों से मैं बद्धा व्यापार करूंगा और माणिक, मोती आदि खरीदूंगा और उससे मोटा लाभ उठाऊंगा। जब मेरे पास खूब धन जमा हो जाएंगे, तब मैं एक बद्धा सा महल खरीदूंगा और उसमें नौकर चाकर, दास दसियों को भी रखूंगा। मैं धनवान की तरह जिंदगी बसर करूंगा। मेरी इसी चमक दमक से सारे नगर में मेरी प्रसिद्धि फैलेगी। मेरे यहां कलाकार, गवैये आया करेंगे और हर रोज खूब जश्न होगा। मेरा व्यापार बढ़ता ही रहेगा और जब मेरे पास 5 लाख से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं यहाँ के मंत्री के पास उनकी बेटी से मेरे विवाह कराने का संदेश भेजूंगा। अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं उसकी बेटी को उठाकर ले आऊंगा। फिर अलनसचर ने बोला कि जब मेरी शादी मंत्री की बेटी से हो जाएगी, तब मैं 10 गुलाम खरीदूंगा और बढ़िया महंगे और आभूषणों से सुसज्जित वस्त्र आदि पहनकर अपने हीरों से जड्ढे जीन लगाम वाले घुड्डे पर चढ़कर मंत्री के घर जाऊंगा। उसके घर लोग मुझे देखकर डर से, आदर से मेरा पूरा सम्मान करते हुए मुझे अंदर ले जाएंगे। जब मैं ऊपर जाने लगूंगा, तब सभी मेरे सम्मान में मेरे आसपास सिर झुकाकर खड़ी डीढ़े रहेंगे। मंत्री मुझे दामाद का दर्जा देगा और अपने गद्दी पर मुझे बैठाकर खुद मेरे सामने खड़ा रहेगा। मैं सोने के सिक्कों से भरी एक झोली मंत्री को देते हुए कहूंगा कि ये तुम्हारी बेटी का महर है। वहीं दूसरा उसको दूंगा और मेरी इस उदारता की खूब चर्चा होगी और फिर मैं अपने इसी ठाठ के साथ अपने घर आऊंगा। मेरी पत्नी जब इस बात को सुनेगी तो वो मेरा एहसान मानेगी और फिर अपने पिता के किसी उच्च कर्मचारी से मेरी महानता के बारे में कहीं प्रकाशन करवाएगी। फिर मैं उस कर्मचारी को अच्छा इनाम दूंगा। मैं ऐसी कृपा अपनी पत्नी पर भी दिखाया करूंगा जब मैं उसके साथ समय बिताने के लिए उसके महल में जाऊंगा। हालांकि तब मैं बड़े ही अटलता और गंभीरता के साथ वहां जाऊंगा और वहां किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखूंगा। मेरी बीवी जो बेहद खूबसूरत होगी, वो जब 14वीं के चांद की तरह सजी धजी मेरे सामने आएगी, तब मैं एक आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखूंगा। फिर जब उसकी सेविकाएं और सहेलियां मेरे सामने आकर विनती करेंगी कि हे मालिक, आपकी दासी, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, वो आपके सामने खड़ी हुई हैं, कृपा करके उनको बैठने के लिए कहिए। लेकिन तब भी मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे में उन्हें बद्धा ही आश्चर्य होगा। वो सोचेंगी कि आखिर मालिक अपनी बीवी की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। दासियां और सहेलियां बद्धी देर तक मेरे सामने आकर मुझे मनाती रहेंगी, लेकिन मैं टस से मस नहीं होऊंगा। कुछ देर बाद मैं अपनी कृपा दृष्टि अपनी पत्नी पर डालूंगा, लेकिन फिर निगाह फेर भी लूंगा।
मेरे इस व्यवहार से मेरी पत्नी की दासियां और सहेलियां शायद यह समझें कि मैं अपनी पत्नी के श्रृंगार से खुश नहीं हूं, इसलिए वो उसे कक्ष में ले जाकर फिर से तैयार करेंगी। इसी बीच मैं भी नए कपड़े पहन लूंगा। इसके बाद जब मैं कमरे में जाऊंगा तब भी मैं अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा और रूठा रहूंगा। मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखूंगा और न ही उससे कोई बात करूंगा। मैं बस उसकी तरफ पीठ करके सो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे इस व्यवहार से दुखी होकर रोती रहेगी और सुबह होते ही अपनी मां से रो रो कर रात का पूरा हाल बताएगी। उसकी माता तब उसे दिलासा देगी और फिर वो मेरे महल में आकर सम्मान के साथ मेरा हाथ चूमते हुए कहेगी कि जमाई राजा, आप इतना अत्याचार मेरी बेटी मत करो कि आप उसकी तरफ देखो ही नहीं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं उसे सजा दूंगी। वो तुम्हारी दासी है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है, लेकिन मन से उसकी तरफ एक बार देख तो लो। हालांकि उनके इस आग्रह और विनतियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर मेरी सास मेरे पैरों को चूमेगी, पर मैं फिर भी टस से मस नहीं होऊंगा। इसके बाद वो मेरी पत्नी को एक शरबत का प्याला भरकर देंगी और कहेगी कि वो मुझे यह पीने को दे। मेरी सास को लगेगा कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब मेरी पत्नी शरबत लेकर मेरे सामने आएगी तब मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा और उसे धक्का मारकर शरबत का गिलास जोर से दूर फेंक दूंगा। अलंसचर मेरा भाई अपने इन ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने अपनी सुध बुद्ध ही जैसे खो दी थी। उसने शरबत की गिलास को जो धक्का मारा था वो उसने अपनी कांच के बर्तनों से भरी हुई टोकरी पर दे मारा था, जिससे उसके सारे कांच के बर्तन सड्ढक पर जा गिरे और टूटकर बिखर गए। उसका दोस्त दर्जी, जो उसकी इतनी सारी बकवास सुन रहा था, वो ये सब देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसने अलंसचर से कहा, तू बद्दा ही मूर्ख है। तुझे पता है तेरी इतनी बद्दी हानि क्यों हुई है? क्योंकि तूने बद्दी ही खूबसूरत और सम्मानित स्त्री का अपमान किया। ये उसी का फल मिला है तुझे। अगर मैं तुम्हारा ससुर होता तो तेरी इस बदतमीजी और अपमान के बदले तुम्हें सजा, ताकि लोग तेरे जैसे अभागे को एक अपराधी के रूप में जान जाएं। मेरे भाई अलनश्चर को अपनी इस हानि और उसके खूब सारे पैसा कमाने के ख्वाब के टूटने का बड़ा दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वो जुमे की नमाज का समय था, इसलिए जो लोग नमाज के लिए जा रहे थे वो उसको रोता देख रुक गए और वहां भीड़ जमा हो गई। सभी लोग पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तब दर्जी ने उन सभी लोगों को मेरे भाई का पूरा हाल सुना दिया और फिर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे और हंसने लगे। तभी वहां से एक अमीर घराने की स्त्री गुजर रही थी। उसने भीड़ देकर अपनी सवारी रुकवाई और लोगों से भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने पूरी बात न बताकर सिर्फ यही बताया कि एक गरीब बर्तन वाले का टोकरा दालान से ठोकर लगने से जमीन पर गिर गया है और जिससे उसके कांच के सारे बर्तन टूट गए हैं। ये बात सुनकर उस स्त्री को बड्ढी दया आई और उसने अपने सेवक से सोने के सिक्कों की एक थैली उस गरीब को देने को बोली। सेवकों ने ऐसा ही किया और थैली मेरे भाई को दे दी। मेरा भाई इससे बड्ढा ही खुश हो गया और उस दानी स्त्री को बहुत आशीर्वाद देकर अपने घर चला आया। मेरा भाई घर पहुंचा ही था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे एक लोटा पानी चाहिए, क्योंकि नमाज में जाने से पहले उसे वजू करना है। मेरे भाई ने उसे पानी लाकर दे दिया। फिर बुढ़िया नमाज पढ़ने के बाद मेरे भाई के पास आकर उसका आभार व्यक्त करने लगी। उसके बाद उसने उठकर मेरे भाई को आशीर्वाद भी दिया। मेरे भाई को उस फटे हाल बुढ़िया पर तरस आया और उसने उसे 2 सोने के सिक्के देने का मन बना लिया। जब वह बूढ़ी औरत को सिक्के देने लगा तो उसने वो नहीं ली। उसने कहा, मैं भिखारिन नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक बद्दी ही धनवान और सुंदर स्त्री की नौकरनी हूं। वो मुझे सब कुछ देती है, इसलिए मुझे भीख की जरूरत नहीं है। मेरा भाई ठहरा बद्धा मूर्ख। वो उस बुढ़िया का धोखा समझ नहीं पाया और कहने लगा कि मुझे भी अपनी मालकिन से मिलवाओ। बुढ़िया तपाक से खुश होकर उसे अपने साथ ले गई। वह मेरे भाई को एक बड़े ही सजावटी और विशाल महल में ले गई। वहां दरवाजे पर उसने एक यूनानी दासी को दरवाजा खोलने के लिए कहा और फिर बुढ़िया ने मेरे भाई को
एक सुंदर से सजीली जगह पर बैठाकर खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत महिला वहां आई और मेरे भाई के पास आकर बैठ गई। वो उससे खूब बातें करने लगी। उसने मेरे भाई को आराम से बैठने को कहा और बाद वो स्त्री कुछ देर में आने को कहकर अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद वहां एक बद्धा ही लंबा चौधा दानव जैसा आदमी हाथ में तलवार लेकर आ गया और मेरे भाई पर गरजते हुए बोला कि तू मेरे घर में क्या कर रहा है। मेरे भाई ने उसे देखा तो जैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मेरा भाई डर से कांपने लगा। फिर उस आदमी ने तलवार से उस पर वार किए, जिससे मेरा भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उस राक्षस जैसे आदमी ने मेरे भाई के सोने की सिक्कों की थैली निकाल ली और वहां खड़ी स्त्री से नमक लाने को कहा। तब वह स्त्री नमक लेकर आई। उसने मेरे भाई पर नमक डालकर देखा ताकि वो ये जान सके कि वो जिंदा है या मर गया। मेरा भाई उनके इस इरादे को समझ गया था और शरीर पर पड़ी रहते नमक को सहन करता रहा। जब मेरे भाई के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उस आदमी और दासी ने उसे मरा समझ लिया और वहां से चले गए। तब वहां वो बुढ़िया आई और मेरे भाई को लाश की तरह घसीटकर घर के कोने में बने गड्ढे में फेंक आई। मेरा भाई इतना दर्द में था कि वो बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तब वो गड्ढे से निकलकर छुपते छिपाते मकान के दरवाजे तक आ गया। 2 दिन बाद जब वो बुढ़िया अपने नए शिकार के लिए निकली तब मेरा भाई वहां से निकलकर भाग गया और मेरे पास आ गया। उसने मुझे अपनी सारी मुसीबतें बताई। मेरे भाई ने महीने भर आराम किया और उसके सभी घाव भर गए। तब उसने बदला लेने के लिए योजना बनाई। उसने एक बड्ढी थैली में कांच के टुकड़े जमा कर लिए और बुढ़िया जैसा भेष बदलकर तलवार और थैली कपधों में छिपाकर निकल गया। मेरे भाई को संयोग से वो बुढ़िया रास्ते में ही मिल गई। तब उसने उस असली बुढ़िया से कहा, मैं फारस से आई हूं और यहां नई हूं। मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। मैं चाहती हूं उन्हें एक बार तौलकर परख लूं कि वो पूरे हैं या नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम कहीं से तराजू ले आओगी? तब बुढ़िया बोली, तुम मेरे साथ चलो। मैं यहां सबसे भरोसेमंद हूं और मेरा पुत्र तुम्हारे सिक्कों को तौलने में मदद कर सकता है। फिर वो बुढ़िया मेरे भाई को उसी घर में ले गई जहां वो पहले ले गई थी। सब कुछ पहले की तरह ही था। यूनानी दासी ने दरवाजा खोला। फिर बुढ़िया मेरे भाई को अंदर ले गई। उसने उसको बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अपने बेटे को लाती हूं। उसके बाद वही राक्षस जैसा आदमी वहां आया और मेरे भाई को साथ चलने के लिए बोलने लगा। फिर बुढ़िया के भेष में मेरे भाई ने उस आदमी के लापरवाह होते ही उस पर तलवार से जोरदार वार किया और उसे मार डाला। तभी वो यूनानी स्त्री आई और पिसा नमक लेकर आगे बढ़ी। तभी मेरे भाई ने उसे पकड़ा और उसे भी मार डाला। काफी शोर शराबा और चीखें सुनकर वो बुढ़िया भी उधर आ गई, लेकिन वह सब कुछ देखकर वहां से भागना चाह ही रही थी कि मेरे भाई ने उसे पकड़ डीडीएच लिया और बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिससे तूने गली में नमाज अदा करने के लिए पानी मांगा था और फिर यहां लाकर मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे तैसे बच निकला। वो बुढ़िया ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी, लेकिन मेरे भाई ने उसे नहीं बख्शा और उसे भी मार डाला। अब मेरे भाई ने उस सुंदर स्त्री को तलाशना शुरू किया जो पहली बार उसके सामने आकर बैठी थी और उसे आराम करने को बोलकर चली गई थी। वो स्त्री उसे अंदर के एक कमरे में मिली और मेरे भाई को देखकर डर के मारे कांपने लगी। मेरे भाई ने उसको कुछ नहीं किया। वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो यहां कैसे आ फंसी और वो कौन है। तब उस स्त्री ने अपना सच कह दिया। उसने बताया कि वो एक धनी व्यक्ति की पत्नी थी। वो बुढ़िया उसके घर आया जाया करती थी। उसने ही उसे धोखे से दावत पर बुलाया और यहां कैद कर लिया और जबरदस्ती रहने को मजबूर किया। वह 3 साल से यहां कैद थी। वह उनके इन कामों में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में उनका साथ देना पड़ता था। मेरे भाई ने उस स्त्री से पूछा कि यहां कितने लोगों को मारकर और कितना धन जमा किया गया है। तब उस स्त्री ने बताया कि यहां इतना अधिक धन है कि सारी उम्र बैठकर खाया जा सकता है। उसने मेरे भाई को वो सारा धन दूसरे कमरे में ले जाकर दिखाया भी। स्त्री ने कहा, तुम बाहर से कुछ मजदूर ले आओ
तो हम ये सब उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरा भाई ये सुनकर दौड़ा चला गया और जब लौटा तो वो यह देखकर हैरान रह गया कि वो स्त्री वहां से सारा धन लेकर जा चुकी थी। उसने मेरे भाई के लिए एक थैली छोड़ी थी जिसमें सिर्फ 500 सोने के सिक्के थे। मेरे भाई ने इसके साथ ही संतोष कर लिया और थैली के साथ वहां का सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी मेरे भाई की खराब किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरा भाई उस घर को खुला छोड़ा छाया था, जिसके कारण उस खुले घर में आसपास के लोग आ गए और उन्होंने देखा कि घर का सामान मजदूर उठाकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने काजी को यह सारी खबर दे दी। रात को जब मेरा भाई अपने घर में सो रहा था तब सिपाही आए और उसे उठाकर काजी के पास ले गए। तब काजी ने मेरे भाई से पूछा कि यह सारा सामान कहां से आया है। तब मेरे भाई ने कहा कि अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा तो आप मुझे यह वादा करें कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। तब काजी ने इस बात पर हामी भर दी और कहा, हाँ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तब मेरे भाई ने एक एक कर सारी घटनाएं काजी को बता दी। सारी बात सुन काजी ने सारा सामान मेरे भाई के घर से उठाकर अपने घर रखवा लिया और मेरे भाई को 3 साल के लिए शहर से बाहर कर दिया, ताकि वो नगर में रहते हुए वह वहां के नेता से काजी की शिकायत न कर सके। बेचारा मेरा भाई अपना फूटा भाग्य लेकर वहां से चला गया। उसके पास केवल 2-3 ही सोने के सिक्के थे, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसे कुछ डाकुओं ने लूट लिया और उसके सारे कपड़े भी लूट लिए। मुझे जब यह सब पता लगी तो मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। कुछ दिनों तक खोजने के बाद वो मुझे मिला और फिर मैं उसे छिपाते हुए नगर में ले आया और उसका भरण पोषण करता रहा। इसके बाद नाई ने कहा कि दोस्तों, ये थी मेरे 5वें भाई अलनस्चर की कहानी। अब मैं तुम्हें अपने छठे भाई की कहानी सुनाता हूं। नाई की छठे भाई की कहानी में क्या खास होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 5वें भाई की कहानी पूरी करने के बाद नाई कहता है कि अब मैं आपको अपने छठे भाई कबक की कहानी सुनाऊंगा। कहानी पूरी करने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। नाई कहता है, मेरे छठे भाई का नाम कबक था और वो बिल्कुल खरगोश के जैसे चलता था। उसके होंठ भी खरगोश के जैसे ही थे। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो बंटवारे में कबक को उसके हिस्से के पैसे मिल गए, जिन्हें लेकर उसने व्यापार किया और मुनाफा भी कमाया। लेकिन बुरी किस्मत के कारण कुछ ही समय में उसे बहुत नुकसान हुआ और वह भिखारी बन गया। भिखारी बनने के बाद उसने अपना दिमाग लगाया और वह पैसे वालों के यहां जाने लगा, जहां वह उनके नौकरों को कुछ पैसा देकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता। नौकर उसे अपने मालिक से मिलवाते और उसे लाचार और गरीब बताकर भीख में पैसे दिलवा थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए मेरा भाई एक दिन बगदाद के एक विशाल भवन के सामने पहुंच गया। वहां जाकर उसने काम कर रहे एक नौकर से पूछा कि भाई, यह भव्य भवन किसका है? नौकर ने कहा कि लगता है कि तुम बाहरी व्यक्ति हो जिसे हमारे मालिक के बारे में नहीं पता। मेरे मालिक बरमकी बहुत महान इंसान हैं और जो भी उनके पास जाता है वह माला माल हो जाता है। नौकर की बात सुनकर कबक की आंखों में चमक आ जाती है और वह नौकर से मालिक के पास ले जाने का निवेदन करता है। नौकर कबक को भवन के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही भवन की सुंदरता देख मेरे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने वहां संगमरमर का फर्श, रेशमी पर्दे और कई खूबसूरत नजारे देखे। वो दोनों एक बरामदे में पहुंचे जहां से मेरे भाई को सोने की गद्दी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मेरा भाई समझ गया कि यह बरमकी है। मेरे भाई ने बरमकी को सलाम किया। मेरे भाई को सलाम करता देखकर बरमकी ने कहा कि कहो अजनबी, तुम यहां किस लिए आए हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मेरे भाई ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और आप जैसे दयालु इंसान से कुछ मांगना चाहता हूं। बरमकी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बगदाद में कोई निर्धन भी है। बरमकी ने कहा कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा दान दूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। इसके बाद कबक ने कहा कि मालिक, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। आपकी कृपा हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बरमकी ने कहा कि मैं अभी अपने नौकरों को बुलाकर तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूं।
आज तुम मेरे साथ ही खाना खा लेना। बरमकी ने नौकर को आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। फिर भी बरमकी ऐसा करने लगा कि जैसे कोई आ गया है और उसके हाथ धुला रहा है। बरमकी ने कबक से कहा कि तुम भी हाथ धो लो, लेकिन कबक को कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे भाई ने भी बरमकी की तरह झूठ मूठ हाथ धो लिए। इसके बाद बरमकी ने कहा कि लो भाईजन भी आ गया, लेकिन कबक को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद बरमकी ठीक से बैठा और अपना हाथ अपने मुंह तक ऐसे ले गया जैसे वह कोई निवाला खा रहा हो, और वह चबाने का नाटक करने लगा। उसने मेरे भाई की ओर देखा और कहा कि मित्र, क्या देख रहे हो, तुम भी खाओ। कबक जो सच में भूखा था, वह इस दावत को देखकर हैरान रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी बरमकी ने कहा कि क्या हुआ भाई, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें शीरमाल और कबाब अच्छे नहीं लगते? मेरे भाई ने बरमकी की बात सुनी और उसने भी झूठ मूठ खाने का नाटक शुरू कर दिया। अपने झूठ मूठ के खाने की तारीफ करते हुए उसने कबक से पूछा कि मेरे भाई सच बताना, क्या तुमने कभी इतना स्वादिष्ट खाना खाया है? ये लो बत्तख और मुर्गे का स्वादिष्ट मांस चखो, और हां, यह बकरी का भुना गोश्त खाना मत भूलना। बरमकी ने एक एक करके सब कुछ झूठ मूठ खाया और कबक को अपने हाथ से भी खिलाया। कुछ देर के बाद कबक भी झूठ मूठ खाने की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि मालिक, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मेरा तो आज पेट और मन दाएनों भर गए। इसके बाद बरमकी ने अपने झूठ मूठ के नौकर को बुलाया और कहा कि यह सब बर्तन यहां से ले जाओ और शराब लेकर आओ। कुछ देर बाद बरमकी ने कबक से कहा कि लो भाई, ये शराब तो चखो और बताओ कि क्या स्वाद है इसका। इस बात पर कबक ने कहा कि मालिक, मेरे यहां न तो शराब पीते हैं और न ही पिलाते हैं। लेकिन बरमकी ने बहुत जोर देकर कहा और झूठ मूठ की शराब कबक को पिला दी। इसके बाद कबक ने कहा कि मैंने तय सुना था कि शराब में नशा होता है, लेकिन इसे पीने के बाद मुझे कोई नशा नहीं हुआ। तब बरमकी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें तेज नशे वाली शराब देता हूं, उसे पीकर बताना। इसके बाद बरमकी ने झूठ मूठ का गिलास कबक की ओर बढ़ाया और कहा कि इसे पियो। कबक ने झूठ मूठ की शराब पी ली और ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे सच में नशा चढ़ गया हो। उसने उठकर बरमकी को पीटना शुरू कर दिया। बरमकी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तब कबक ने कहा कि मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे यहां कोई भी शराब नहीं पीता है, यह उसके नशे का ही असर है। बरमकी ने जैसे ही कबक के मुंह से ऐसा सुना, वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की तलाश थी। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूं, अगर तुम हमेशा के लिए यहां पर रहो तो। अभी तक तो हमने झूठ मूठ का खाना खाया है, पर अब मैं तुम्हें सच की दावत दूंगा। इतना बोलकर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया। इस बार सच में नौकर आए और साथ में स्वादिष्ट भोजन भी लेकर आए। इसके बाद बरमकी और कबक दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाया और बाद में शराब का स्वाद भी चखा। इसके साथ ही कुछ नाचने वाले और गाना बजाने वाले भी आए, जिन्होंने दोनों का मनोरंजन किया। इस बार मेरा भाई बहुत खुश हुआ। बरमकी ने उसे हर प्रकार से बुद्धिमान और कुशल पाया। उसने कबक को बेशकीमती कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे अपने भवन का प्रबंधक बना लिया। कबक वहीं रहने लगा, लेकिन बुरी किस्म ने यहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा और बरमकी की मौत हो गई। बरमकी के मरने के बाद खलीफा ने उसकी पूरी दौलत पर कब्जा कर लिया और कबक बची हुई संपत्ति को लेकर वहां से विदेश के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा था कि वह इस धन से व्यापार करेगा और खूब धन कमाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसे लुटेरों ने लूट लिया और कबक को गुलाम बना लिया। लुटेरों ने कबक को एक जंगली आदमी के हाथों बेच दिया। वह जंगली आदमी कबक को बहुत मारता पीटता था। उसने कबक को घर में ही मेहनत के कामों में लगा दिया। जब भी वह जंगली आदमी कुछ लूटने के लिए जाता था, तो वह अपने घर की हिफाजत के लिए कबक को छोड़ जाता था। कबक घर के साथ ही उसकी खूबसूरत पत्नी की भी हिफाजत करता था। जंगली आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी मेरे भाई कबक से मीठी मीठी बातें करती थी। कबक को पता चल गया था कि जंगली आदमी की पत्नी उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन अपने जंगली मालिक के डर के कारण वह उससे कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन जंगली आदमी की पत्नी ने कबक के साथ छेड़खानी कर दी।
जंगली आदमी को लगा कि यह कबक की हरकत है। तब उसने गुस्से में आकर कबक को ऊंट से बांध दिया और उसे पहाड़ के ऊपर मरने के लिए छोड़ आया। 2 दिन बाद पहाड़ से कुछ लोग बगदाद की ओर आते हुए दिखे, जिन्होंने कबक को देखा और उसकी हालत के बारे में मुझे बताया। तब मैं वहां जाकर अपने भाई को अपने साथ लेकर आ गया। नाई ने कहा, मेरे भाइयों की कहानी सुनकर खलीफा को बहुत हंसी आई। खलीफा ने मुझे बहुत सा इनाम देकर बगदाद से निकल जाने को कहा। मैं बगदाद छोड़कर चला गया, लेकिन एक दिन मैंने खलीफा की मौत की खबर सुनी। इसके बाद मैं वापस बगदाद आ गया, लेकिन तब तक मेरे सभी भाई भी मर गए थे। इसके बाद नाई ने कहा कि भाइयों के मरने के बाद मैंने लंगड़े और उसके पिता की सेवा की। इनकी सेवा करने के बाद भी ये मुझसे घृणा करते रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसके बाद भी इनको खोजता हुआ मैं काशगर आ गया। नाई की कहानी सुनाने के बाद दर्जी ने काशगर के राजा से कहा कि नाई की कहानी के बाद हम लोगों ने भाईजन किया और मैं अपनी दुकान आ गया। शाम को जब मैं अपने घर वापस जाने लगा तो देखा कि यह कुबड़ा नशे की हालत में दुकान के सामने बैठा है और कुछ गा बजा रहा है। उस पर दया करके मैं उसे अपने घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी ने भोजन में मछली परोसी। हम सभी भोजन करने लगे। जब कुबड़े ने मछली खाना शुरू किया तो बिना कांटे निकाले ही खाने लगा। मछली का एक बड़ा कांटा कुबड़े के गले में फंस गया। मैंने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक कुबड़े की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैं चुपचाप उसकी लाश हकीम के दरवाजे से टिकाकर भाग गया। इतना कहकर दर्जी ने कहा कि महाराज, इसके बाद की सारी बात आपको मालूम ही है कि हकीम ने उसे मरा समझा और व्यापारी के गोदाम में फेंक दिया, जहां पर व्यापारी से उसे चोर समझा और उसकी पिटाई कर दी। उसने समझा कि शायद मेरे मारने की वजह से इसकी मौत हो गई है, तो उसने कुबड़े को एक दुकान से टिकाकर खड़ा कर दिया। महाराज, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। इसके बाद जैसा आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने दर्जी की बात सुनकर अपना आदेश दिया कि तीनों लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्हें तब छोड़ा जाए जब नाई यहां आएगा। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी कि नाई, जो कि इसी शहर में है, उसे दरबार में लाया जाए और उसके आने के बाद कुबड़े की लाश का अंतिम संस्कार कर तीनों को छाड़ दिया जाए। आदेश पाते ही नौकर कुछ देर में नाई को दरबार में लेकर आ गए, जो कि लगभग 90 साल का था। इसकी बर्फ जैसी सफेद बड़ी दाढ़ी, मूछें और लटके हुए कान को देखकर राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारी कहानियों की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी इच्छा है कि कुछ कहानियां मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनूं। राजा की बात सुनकर नाई ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि राजा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने हां में सिर हिलाया। तब नाई ने कहा कि महाराज, यहां पर यह दर्जी, हकीम और इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं और यह कुबड़ा ऐसे क्यों सो रहा है? राजा ने कहा कि तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? नाई ने कहा कि महाराज, मैं कुछ सुनाऊंगा तो कुछ सुनना भी चाहता हूं। राजा एक फिर नाई की बात सुनकर हंसने लगे और उसने दर्जी, हकीम और कुबड़े के बारे में सारी बात बता दी। इसके बाद नाई ने कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कुबड़े को देखना चाहता हूं। राजा ने नाई को आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर नाई कुबड़े के पास जाता है और उसके शरीर को एक हकीम के जैसे जांचने लगता है। जांच करते हुए अचानक से वह जोर जोर से हंसने लगता है और यह भूल जाता है कि उसके सामने राजा बैठे हुए हैं। सभी को लगता है कि बुढ़ापे के कारण शायद यह पागल हो गया है, जो राजा के सामने हंसे ही जा रहा है। तभी राजा ने नाई से पूछा कि आखिर आपके इस प्रकार हंसने का कारण क्या है? नाई हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि महाराज, यह कुबड़ा मरा नहीं है। आप कहें तो मैं यह साबित कर सकता हूं। तब राजा ने एक फिर नाई को आज्ञा दे दी। नाई ने अपने झोले में से एक तेल की बोतल निकाली और कुबड़े के हाथ पर और गले पर लगाकर मलने लगा। फिर एक छोटा सा चिमटा कुबड़े के मुंह में डालकर मछली के कांटे को निकाल देता है। थोड़ी देर बाद कुबड़े ने अपने हाथ पैर हिलाए और जोर से सांस लेते हुए उठकर बैठ गया। दरबार में बैठा हुआ हर कोई चौंक गया। राजा ने खुश होकर आदेश दिया कि सभी कहानियों को लिखकर शाही पुस्तकालय में संभाल कर रखा जाए।
साथ ही दर्जी, हकीम और व्यापारी को इनाम देकर विदा किया जाए। साथ ही यह भी आज्ञा दी कि नाई को मासिक वेतन पर दरबार में कहानियां सुनाने के लिए रख लिया जाए। इस प्रकार से शहरजाद, जो मंत्री की बेटी थी, उसने पूरी कहानी कही और चुप हो गई। कहानी को सुनकर दुनियाजाद बेहद खुश हुई और उसने कहा कि यह कहानी तो बहुत ही रोचक थी। मुझे लगा कि कुबड़ा मर गया होगा, लेकिन नाई की बुद्धिमानी ने उसे बचा लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान के राजा शहरयार ने कहा कि मैं भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ, खासकर लंगड़े और नाई की कहानी को सुनकर। शहरजाद ने कहा कि यदि महाराज की आज्ञा हो और मुझे मृत्युदंड न दें तो मैं भी बका के बेटे अबुल हसन की और खलीफा हारून रशीद की प्रेमिका शमसुन्निहार की कहानी सुनाना चाहूंगी, जो इस कहानी से भी ज्यादा मनोरंजक है। उस कहानी को सुनने की इच्छा की वजह से महाराज ने उस दिन भी शहरजाद का नहीं मरवाया। वह पूरे दिन दरबार में बैठा राज्य के काम में लगा रहा और जैसे ही रात हुई वह आकर शहरजाद के साथ ही सो गया। अगली सुबह दुनियाजाद ने शहरजाद को जगाया और कहा कि जिस कहानी के बारे में तुमने कल कहा था, अब वह कहानी सुनाओ। इसके साथ ही शहरयार की नींद भी खुल गई और वह भी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो गया। इसके बाद शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू की। शहरजाद की कहानी किस प्रकार ज्यादा खास थी, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने।